हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आपका ये अपना चहेता कार्यक्रम है जिसमें आप भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ते हैं और इस भारत के स्वतंत्रता संघर्ष जो एक बुक का रेफरेंस है उसका आज ये 21वां भाग है और 21वें भाग में हम 14th चैप्टर यानी कि 14वां अध्याय जो है वो पढ़ने वाले हैं और इस 14वें अध्याय का भाग 2 आज हम कवर करेंगे। हालांकि अध्याय में कोई भाग 1 भाग 2 नहीं है, लेकिन मैंने इस अध्याय को 2 भागों में पढ़ाया है। तो कल के अध्याय में आपने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जो योगदान था उसके बारे में पढ़ा, उससे उन्होंने क्या सीख हासिल करी वो सीख आपने पढ़ी है। अब उसी सीख का इस्तेमाल वो रॉलेट सत्याग्रह के लिए कैसे करेंगे और रॉलेट सत्याग्रह से पहले कौन कौन से आंदोलन रखे जाएंगे उनके ऊपर चर्चा होगी। यानी आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि गांधी जी जो हैं ये जब भारत आए, इनका भारत आगमन के साथ साथ इनके द्वारा चलाए गए प्रारंभिक आंदोलन जैसे चंपारण, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, वो सब, और फिर रॉलेट सत्याग्रह तक की कहानी को कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्लियरिटी देगा कि गांधी ने किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन चलाया और उस समय भारत में पूर्व में चलने वाले आंदोलन और गांधी के आंदोलन में क्या अंतर थे। ये सारी जानकारियां आपको इस सेशन में मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत होगी गांधी जी के भारत वापसी से। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। गांधी जी जब भारत की धरती पर अपने कदम रखते हैं, वापस लौटते हैं, तो भारतीय उनका बहुत पुरजोर स्वागत करते हैं, गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। यानी ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रेगुलर कहीं पे आ जा रहे हैं और कोई भी आया कोई भी गया। मतलब जब ये आए हैं तो इनके स्वागत के लिए भारतीय तैयार हैं। तो इनके स्वागत के लिए भारतीय तैयार क्यों हैं, उसके पीछे की कहानी में कुछ हिस्सा हमने कल पढ़ा था, क्योंकि इससे पहले के तकरीबन 20 से 24 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताए हैं और साउथ अफ्रीका में जो उनके वर्ष हैं उन्होंने उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। अभी कुछ समय पहले एक विवाद चल रहा था कि क्या गांधी को पहले कोई नहीं जानता था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो साउथ अफ्रीका में जब रहे तो साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने किया इसके बारे में न सिर्फ ब्रिटेन को, अमेरिका को, बल्कि दूसरे देशों को भी पता चला। साथ ही साथ वहीं की खबर है जो भारत पहुंची है और ये खबर पहुंचाने में प्रमुख योगदान जिन्होंने निभाया है वो कोई और नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। मैंने आपको बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां की जो सरकार है उन्होंने इनका स्वागत किया था, लेकिन प्रवासी भारतीय वाला जो विधेयक है उसको खत्म करने की बात करी थी, लेकिन खत्म की नहीं थी। इसके बाद दोबारा जो है वहां पर आंदोलन शुरू किए गए थे 1913 के आसपास। तो वही गोखले जब वापस आते हैं तो गांधी के बारे में बताते हैं। गांधी के बारे में गोखले प्रचार करते हैं। प्रचार करने का मतलब लोगों को बताते हैं, कोई प्रचार करने का मतलब कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं कि चलो गांधी का प्रचार करना है, वो नहीं। तो गांधी के बारे में उन्होंने बताया कि तब तो गांधी युवा भी थे पर्याप्त उस समय तक वहां पर, अगर देखा जाए जब शुरुआत करी थी उन्होंने वहां पे आंदोलन की, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो 45-50 साल की उम्र के आसपास आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 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 मतलब क्रांति की तरह कार्य करते हैं। मतलब क्रांति है नहीं, लेकिन फिर भी इनके आंदोलन किसी क्रांति से कम नहीं है, किसी क्रांतिकारी आंदोलन से कम नहीं है। लोगों के अंदर जबरदस्त तरीके का एक मोटिवेशन मिलता है इनके कार्यक्रमों से और लोग इनके आदेश पर कुछ भी करने के लिए, जब साउथ अफ्रीका में कर गुजरने के लिए गुजर सकते हैं तो भारत के लोगों को भी इनसे बहुत उम्मीदें रहेंगी। ये बताते हैं कि किस तरीके का इनका स्वभाव है, कैसे वो आंदोलन चलाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। तो लोग जो हैं गांधी को देखना चाहते हैं गांधी को कि वो कौन है। मतलब लोग उनको देखने के लिए भीड़ उतावली हुई है, इतनी भीड़ उतावली हुई है, बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए आए। बहरहाल जब गांधी भारत आए तो जिस समय आए तो वो आंदोलन के मामले में परिपक्व हैं, मतलब काफी मैच्योर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वहां पे करीब 1896 से लेकर के उन्होंने 1906 तक एक प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया था जो उनका नरमपंथी आंदोलन कहलाता है। और इसके बाद का जो आंदोलन है वो फिर एक आंदोलनकारी प्रवृत्ति में आ जाते हैं।
अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलते हैं वो यहां पर उन्होंने चलाया। तो ये काफी मेच्योर है इस मामले में कि उनको कैसे काम करना है। सो जब भारत में आएंगे तो आपने कभी भी गांधी का इतिहास भारत में क्या पढ़ा है आपने, कि गांधी ने भारत में आकर के नरमपंथी विचारधारा को अपनाया। गांधी जैसे अहिंसक व्यक्ति ने भारत में नरमपंथी विचारधारा को क्यों नहीं अपनाया, भारत में नरमपंथी विचारधारा को क्यों नहीं अपनाया? तो ये क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नरमपंथी विचार वो पहले अपना करके छोड़ चुके हैं और उन्हें मालूम है कि ये वो सरकार है जिसके ऊपर नरमपंथी विचारों का प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है। ये गलत तरीका होगा यदि अगर हम नरमपंथी विचारों के साथ इनके साथ काम करेंगे तो। और जिस समय गांधी भारत आए हैं उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस में गरम दल और नरम दल को लेकर के अभी भी गर्मा गर्मी है। ठीक है, अभी भी गर्मा गर्मी है, ऐसा नहीं कि गर्मा गर्मी नहीं। ठीक है, 1907 में सूरत विभाजन हो गया और अब तो 1916 आएगा तो विभाजन खत्म होने की बात होगी और चीजें जो है जुड़ना शुरू होंगी, लेकिन अभी भी मनमुटाव है, वो सब चीजों को समझ रहे हैं। यानी भारत में अभी भी नरमपंथी लोग हैं। गांधी जब भारत आए तो उन्होंने ये विचार किया कि देखिए यहां पर भी राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता थी। राजनीतिक आंदोलन जो है, आंदोलन इसकी आवश्यकता थी। लेकिन ये जो राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता है, यह आवश्यकता गांधी जी के प्रोस्पेक्ट से है या नहीं है, यह समझना होगा। और गांधी जी खुद इन्वॉल्व होने वाले नहीं है, क्योंकि अभी उनको यहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में मालूम नहीं। गांधी जी से एक चीज आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगी, चाहे मित्र हो अथवा शत्रु हो, किसी के बारे में अगर आप कोई विचार प्रकट करना चाह रहे हैं तो वो विचार उनके इंडिविजुअल विचार ही होते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस्ड विचार नहीं होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर वो शत्रु के बारे में भी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं या कोई उसके खिलाफ काम करना चाहते हैं तो क्योंकि वो शत्रु है वो गलत ही होगा तो उसके बारे में गलत ही बोल दिया जाए, ऐसा विचार गांधी जी का नहीं है। वो हमेशा किसी चीज को अपनी कसौटी पे कसते हैं, उसको जांचते परखते हैं, उन्हें उचित लगता है तब वो उसके बारे में अपने हिसाब से कार्यवाही करते हैं। यानी किसी के कह देने से कि अंग्रेज खराब हैं, उनके खिलाफ आंदोलन करिए आप, वो आंदोलन में कूदने वालों में से नहीं है। वो यहां जांचेंगे कि यहाँ किस स्तर तक खराब है। और इसलिए उनको जब वो यहां पर आते हैं तो पहले साल उन्होंने ये निर्णय लिया है और उनके इस निर्णय में गोखले जी का भी काफी योगदान है कि हमें पहले भारत भ्रमण करना चाहिए। तो वो भारत का दौरा करते हैं और जहां जहां दौरा करते हैं वहां वहां उनको देखने के लिए तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो रही है, लेकिन भारत की स्थिति से अवगत करना ये उनके दौरे का प्राथमिक उद्देश्य है। वो इस उद्देश्य से जो है वो दौरा कर रहे हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि पहले देखें कि देश में क्या समस्याएं हैं। ये दौरे से क्या उनको पता चलेगा, देखें कि देश में क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं का मूल कारण क्या है, और इन समस्याओं का मूल कारण क्या है, ये चीज जांचने के लिए उन्होंने ये दौरा किया हुआ है। और इस दौरान उन्होंने अपना कुछ मतलब, क्योंकि जब गांधी आए अफ्रीका से तो गांधी के साथ में कुछ अफ्रीकन जो भारतीय हैं, अफ्रीका से कुछ साथी भी साथ आए थे, साथी भी आए। ठीक है, तो उनके जो साथी आए उसमें भारतीय हैं, तो वो सब भारतीय भारत में भी उसी तरीके से साबरमती में आश्रम बन रहा है, साबरमती में आश्रम बनाते हैं। ये उसी तरीके से आश्रम बन रहा है जैसे आपने टॉल्स्टॉय आश्रम देखा था साउथ अफ्रीका में। तो यहां पर उनके साथी जो है आश्रम बना रहे, क्योंकि अब देखो वहां पर आश्रम बाद में बना था, आपको मालूम है ना, लेकिन यहां आश्रम आते ही पहले बन रहा है, क्योंकि ये अंदाजा है उनको कि यदि अगर आगे आंदोलन चलेगा तो क्या होगा, रुपए पैसे की कमी हो सकती है,
लोगों को अपने काम काज छोड़ने पड़ सकते हैं, तो उन्हें उनको आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो सब चीजें कौन मैनेज करेगा, कैसे ऑर्गेनाइज होंगी उनको। तो उन्होंने पहले ही संस्था बना ली है, तो वो संस्था बन रही है, आश्रम बसाने का काम चल रहा है लगातार, ये सब चीजें पहले साल हो रही है। 1 साल यही सब चीजें करने में बीत गया। अब लोगों को उम्मीद थी कि नेक्स्ट ईयर आ चुका है, तो शायद अब वो राजनीतिक परिस्थितियों में इंटरफेयर करेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे, लेकिन ऐसा अभी भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गांधी जी उस समय की जो तत्कालिक राजनीतिक धाराएं हैं और जो गांधी जी के विचार हैं, इनके जो विचार हैं, ये दोनों मेल नहीं खा रहे थे। यानी उस समय की तत्कालिक राजनीतिक धाराएं जो हैं, ये धाराएं गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाती थी, गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खा रही थी, मेल नहीं खा रही थी। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी आंदोलन इस बात की गारंटी नहीं लेता था, या कोई भी राजनीतिक गतिविधियां इस बात की गारंटी नहीं लेते थे कि वो अहिंसक रहेंगे। अहिंसक आंदोलन की गारंटी नहीं थी, अहिंसक आंदोलन की गारंटी नहीं थी, कहीं पर भी नहीं थी। ये तो बस था कि जब तक हैं तब तक अहिंसक चलेगा, और जब हिंसा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम हिंसा कर लेंगे। यानी भीड़ उग्र हो जाया करती थी और वो विद्रोह करने पर उतारू हो जाती थी। तो गांधी जी इस तरह से तात्कालिक राजनीतिक धारा से जुड़ नहीं सकते थे। दूसरी बात, उनको कांग्रेस के ऊपर भी थोड़ा संदेह हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं को लेकर के संदेह हुआ। उन्होंने कहा, बीएचयू के उद्घाटन के दौरान गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन लोगों को इसमें पढ़ना है, जिस वर्ग के लोगों को इसमें पढ़ना है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहती है, वो कहती है कि हम राष्ट्रीय संस्था हैं, वो कहती है कि हम राष्ट्रीय संस्था हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, तो आपका नेशन इसमें कहां है? क्योंकि उस समय तक ज्यादातर इंडियन नेशनल कांग्रेस में बुर्जुआ वर्ग के लोग शामिल हुआ करते थे, अपर मिडिल क्लास के लोग शामिल हुआ करते थे। उसमें श्रमिकों का, ग्रामीणों का, ग्रास रूट लेवल के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता था, या वो नहीं होते थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि ये तो केवल बुर्जुआ वर्ग के लोगों की संस्था है, ये संस्था जब है ही नहीं भारतीय, तो भारत के उद्धार के लिए काम कैसे करेगी? आपको हर वर्ग के लिए सोचना पड़ेगा, हर वर्ग को शामिल करना पड़ेगा, सोचने से काम नहीं चलेगा, उसे शामिल भी करना पड़ेगा। किसी को जब हम काम में शामिल करते हैं तो उसके अंदर उस काम को करने का उत्साह जगता है, तो ये चीज तब करनी पड़ेगी। तो ये बहरहाल मेरा यही कहने का मतलब है कि उनकी इस चीज में जो है, जो उस समय की राजनीतिक धाराएं हैं उसमें विश्वास नहीं है। उस समय की राजनीतिक धाराओं में गर्मपंथी नरमपंथी चीजें थी। तो गर्मपंथी, क्योंकि अहिंसक आंदोलनों की गारंटी नहीं थी, उसका रीजन ये है कि गर्मपंथी विचारधारा के लोग भी थे, गर्मपंथी विचारधारा के लोग भी थे। और नरमपंथी विचारधारा में उनकी आस्था को लेकर के क्या संदेह था? नरमपंथियों में उनकी आस्था थी ही नहीं, उनकी आस्था थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि नरमपंथियों के प्रति आस्था तो उनकी पहले ही खत्म हो चुकी थी अफ्रीका में। वही काम नरमपंथी यहां भी कर रहे थे, अनुनय विनय का काम, क्या नाम है, रिमाइंडर लेटर्स भेजना, रिक्वेस्ट करना, ये सब मीनिंगफुल नहीं लगता था उन्हें, मालूम था ये सब कुछ नहीं होगा इससे। और अब तो यू कैन से कि 1885 से 1905 तक 20 साल ये हो चुके हैं, और 15 साल और हो चुके हैं, 35 साल हो चुके हैं कांग्रेस के, लेकिन अभी भी कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो सरकार से नरमपंथी विचार की उम्मीद रखते हैं। तो ये चीज गांधी जी पहले से ही रिजेक्ट करके चल रहे हैं कि ये तो नहीं चलेगा। एक और तबका है, एक और महकमा है, जिसको हम कह सकते हैं होम रूल के कार्यकर्ता, एक वो हैं। तो ये जिस समय भारत आ रहे हैं वो 1915 है। डेफिनेटली इस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध क्या हो चुका है? शुरू हो चुका है। और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है वो भी शामिल है, और ब्रिटेन को बहुत भारी कोई सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में होम रूल के जो कार्यकर्ता हैं वो ये फायदा उठाना चाहते हैं कि भारत जो है इस समय, या ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हैं, इनकी इसी मजबूरी का फायदा उठा करके हमें इनके ऊपर प्रत्याघात करना चाहिए और अपने देश को आजादी की तरफ ले चलना चाहिए। गांधी जी इस होम रूल आंदोलन के इस विचार से सहमत नहीं थे, ठीक है, इसके विचार से भी सहमत नहीं थे, सहमत नहीं।
क्यों सहमत नहीं थे? कि किसी की भी कंडीशन का लाभ उठा करके आप अपना काम निकालने की बात नहीं सोच सकते। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इस बात का फायदा उठाते हुए आप अपने होम रूल लीग को आगे बढ़ा करके स्वशासन लाना चाहते हैं। ये तरीका उचित नहीं है, ये तरीका गलत है। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, मतलब वो इन सब चीजों में शामिल नहीं हुए। तत्कालीन संघर्ष के जो तरीके हुआ करते थे, मैंने कहा कि वो उससे असहमत रहे, और असहमत रहे तो गांधी जी का अपना एक स्टेटमेंट है, वो क्या कहना चाहते हैं। अब दिक्कत ये है कि लोगों को ये लगता था, कांग्रेस को ये लगता था कि गांधी जी हमारे कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लीग को लगता था कि गांधी जी हमारे लीग में शामिल हो जाएं। लीग का मतलब होम रूल लीग की जो मैं बात कर रहा हूं, वो नरमपंथी सोचते थे कि वो हमारी तरह व्यवहार करें, गरमपंथी सोचते थे कि वो हमारी तरह व्यवहार करें। तो सब उन्हें अपने हिस्से से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और उसके अनुसार उनको शामिल करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गांधी जी इसी पर कह रहे हैं कि मैं किसी संगठन में तभी शामिल हो सकता हूं जब मैं उसकी नीतियों को प्रभावित करूं, मैं उसकी नीतियों से प्रभावित होने के लिए उसमें शामिल नहीं होऊंगा। तो कहने का उनका मतलब ये था कि मैं कांग्रेस या किसी भी दूसरी प्रकार की, जो अगर आप राजनीतिक या कोई भी संगठन में शामिल होते हुए हमें देखना चाहते हैं, तो मैं इसलिए नहीं शामिल होऊंगा कि मैं उसकी नीतियों के अनुसार उसकी नीतियों से प्रभावित होऊं, तब मैं उसकी नीतियों से काम करूं। मैं उसकी नीतियों से प्रभावित होने के लिए शामिल नहीं होऊंगा। मैं तभी शामिल हो सकता हूं जब मैं उसकी नीतियों को प्रभावित करूं। यानी उनकी जो पॉलिसीज बनी हैं, अगर वो पॉलिसीज सही होती तो अब तक तो काम बन जाना चाहिए था, या फिर इंप्लीमेंट अगर वो सही कर ही रहे हैं तो फिर मेरी नीड क्यों है, मेरी जरूरत क्यों है। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे शामिल कर लो तो इसका मतलब मेरी नीतियों की आवश्यकता है, लेकिन आप अपनी नीतियों के अकॉर्डिंग मुझे शामिल करना चाहते हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो मैं तभी तो शामिल हो सकता हूं ना कि जब मेरी नीतियों से प्रभावित हो, आप चीजों को समझें, मतलब मैं जो चेंज करना चाहता हूं वो करने दें। अब इसके कुछ लोग अर्थ ये भी निकालते हैं कि इसका मतलब ये कि गांधी जी अपने हिसाब से काम करना चाहते थे, अगर वो चाहते थे कि अपने हिसाब से काम ना हो तो हम उस संस्था में शामिल नहीं होंगे। तो ये थोड़ा निगेटिव बात भी हो सकती है, पर गांधी जी ने इसमें क्लियरेंस दिया है कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी की नीति को अपनाना नहीं चाहता, लेकिन जो नीति है वो इतनी प्रभावशाली तो हो कि उसकी चमक जो है वो मुझे प्रभावित कर सके। अगर हम किसी की नीति से प्रभावित हैं तो हम उसमें खुद ही शामिल हो जाएंगे, और आपकी नीति से अगर हम प्रभावित नहीं हैं और आप सोचते हैं कि हम शामिल होकर के प्रभावित हों, तो ये गलत है। तो ये चीज जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, और इसी वजह से उस समय की किसी भी संस्था में वो डायरेक्टली शामिल होने से मना करते हैं। इसी बीच आप देखेंगे कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन होता है। तो इस लखनऊ अधिवेशन में वो ऑफिशियली शामिल नहीं है, मतलब वो इस अधिवेशन में शामिल नहीं है। शामिल होने का मतलब यहां पर ये नहीं है कि अगर बैठ गए तो शामिल हो गए हैं, या वहां पर हैं लखनऊ में तो शामिल हो गए, ऐसा नहीं। मतलब ठीक है, जुड़ाव है, लेकिन ऑफिशियली शामिल नहीं है ये लखनऊ समझौते में। उनके कोई विचार का योगदान नहीं है वहां पर। बट ठीक है, अभी आए हैं तो सारी चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है लखनऊ में। मजूमदार जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। जिस दौरान ये सब चल रहा है, इसी दौरान उन्हें दूर के एक प्रदेश की एक खबर मिलती है जिसका नाम है चंपारण। दूर के एक प्रदेश की एक खबर मिलती है जिसका नाम है चंपारण, जो कि कहां पर है, बिहार में। और अभी ये पश्चिम की तरफ आप मान के चलिए कि थोड़ा सा है, और पूर्व की तरफ बिहार में खबर मिल रही है। तो वो बिहार में चंपारण आंदोलन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब उनके द्वारा जो भारत में आंदोलन शुरू किए गए वो राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि स्वयं ग्राउंड लेवल से ये मौका था उनके पास, इस तरीके के मौके को तलाश कर रहे थे। परंतु चंपारण में भी, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के उन्होंने मूवमेंट किए। अब देखिए, चंपारण की अगर हम बात करें इसमें से, और खेड़ा की बात करें, तो ये दोनों किसान आंदोलन है, और इनकी बात करें तो ये मजदूर आंदोलन है। मजदूर और किसान, यही तो सबसे समाज में सबसे नीचे वाला जो स्तर है, जिसको समाज के बराबर लेकर के आना है, जिसको समाज के बराबर लेकर के आना है, वहां वाले स्तर में जोड़ना है इनको, हाँ या नहीं। तो इसके लिए काम करना है उन्हें। 2 किसान और 1 मजदूर आंदोलन है,
और शुरुआत हो रही कहानी में चंपारण से। चंपारण बिहार का एक जगह है जहां पर जो किसान हैं उन किसानों से नील की खेती कराई जाती है। नील की खेती, किसानों से नील की खेती कराई जा रही। क्यों? रंगने के लिए, कपड़े की रंगाई के लिए। उस समय नील जो है वो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक नील जो है जिसकी खेती कराई जाती थी उसकी आवश्यकता होती थी यूरोप में। लेकिन जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने डाई जो है बना लिया था। डाई का मतलब कृत्रिम नील, कृत्रिम नील ये उन्होंने बना लिया था। अब केमिकल से बनने वाली जो नील है 19वीं शताब्दी के आसपास आप देखेंगे केमिकल से बनने वाली जो नील है वो आ चुकी थी जर्मनी के माध्यम से, और उसका परिणाम हुआ कि नील की खेती जो है वो अब उसमें इंटरेस्ट कम हो गया यूरोपियंस का। तो नील की खेती में मतलब प्राकृतिक नील की मांग में कमी आई। प्राकृतिक नील की मांग में क्या आ गई? मांग में कमी आई। जब मांग में कमी आई तो जो यहां पर भारत में जो नीलहे हुआ करते थे या जो भारत में नील के जो मालिक हुआ करते थे, नील की फैक्ट्री के मालिक, नील फैक्ट्री के मालिक जो हुआ करते थे वो धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री बंद करके जाने लगे। लेकिन इससे पहले की बात करें तो जो किसान है जो नील की खेती करता था उसे नील की खेती करने में तिनकठिया प्रणाली का प्रयोग करना होता था। किसका प्रयोग करना पड़ता था उसको? तिनकठिया सिस्टम उसको फॉलो करना पड़ता था। तिनकठिया, तिनकठिया का मतलब होता है 3/20वां भाग। एक भाग जो होता है, एक मतलब 20वां भाग जो होता है वो एक कठिया कहलाता है, और तिनकठिया मतलब 3/20वें भाग। तो तिनकठिया हिस्से में उसको नील की खेती करनी है, नील की खेती करनी है। और इस नील की खेती करनी है, इसके लिए अनुबंध तैयार होते थे, अनुबंध तैयार होते थे, बॉन्ड तैयार किया जाता था। जो भी किसान इसमें शामिल होगा उसको इस बॉन्ड के तहत जो है नील की खेती करानी होती थी। और इस बॉन्ड में बहुत कठिन कठिन जो है वो शर्तें लिखी होती थी, जिन शर्तों का पालन नील के किसानों को ही करना पड़ता था। और उन्हें सबसे प्रॉब्लम जिस बात से थी नील के किसानों को वो ये थी कि उन्हें जबरदस्ती अपने किसानों अपने खेतों में नील की खेती करनी पड़ती थी, और वो भी उस हिस्से में करनी पड़ती थी जिस हिस्से में ये प्लांटर्स जो हैं नील के, ये जिस हिस्से में करवाते थे। और वे हमेशा उसी हिस्से में खेती करवाते थे जो मैक्सिमम फर्टाइल एरिया हुआ करता था, क्योंकि नील की खेती में फर्टिलिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। वहीं पर ही नील पैदा हो सकती है जहां का फर्टाइल रेट ज्यादा हो। लेकिन एक बार नील की खेती अगर हो गई और कहीं गलती से उसमें दोबारा हो गई तो वहां की जमीन अनफर्टाइल हो जाती थी, यानी कि उर्वरक क्षमता जो है उसकी समाप्त हो जाती थी। तो ऐसे में लोग खेत अपने खराब कर रहे थे, और इसी वजह से किसान इस तरीके के अनुबंध से मुक्ति पाना चाहता था। इधर किसान मुक्ति पाना चाह रहा है, उधर क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं तो ये भी जल्दी से जल्दी अनुबंध वापस लेना चाहते हैं। लेकिन अनुबंध वापस लेने के लिए, क्योंकि किसान भी अनुबंध वापस करना चाहते हैं, तो उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनके ऊपर भारी मात्रा में लगान लगा दिया गया। उनके ऊपर भारी मात्रा में गैर कानूनी अववाब लगा दिए गए। ठीक है, गैर कानूनी लगान लगा दिया गया। मतलब एक तरीके से हर्जाना वसूलना, उसको बोलते हैं, अतिरिक्त हर्जाना जो वसूलना है वो सब लगाया जाना शुरू कर दिया गया। और एनी हाउ किसान जो है वो इस अनुबंध से मुक्ति पाने के लिए इन हर्जानों को कहीं ना कहीं या तो भर रहा है या उधारी ले रहा है, इन सब चक्करों में वो फंस रहा है। तो उसका जीवन एकदम नरक होता चला जा रहा है। और जो भारत के सूदखोर हैं, जो सूद या ब्याज का पैसा उठाना चाहते हैं, जो ब्रिटिशर्स के साथ हैं, और खुद जो अंग्रेज हैं, वो इस तरीके के किसानों का शोषण कर रहे हैं। ये स्थिति है उस समय चंपारण की। और चंपारण के इन किसानों को चाहिए कि कोई आए और हमारी इस समस्या का समाधान करे। अंग्रेज हमें इस चक्कर में फंसाते चले जा रहे हैं। कोई किसान पढ़ा लिखा है नहीं, सब ने कागज पे अंगूठा लगा रखा है, तो सबको कागज की बातें माननी है, नहीं तो उनके ऊपर मुकदमे होंगे, उन्हें जेल ढूंसा जाएगा, उन्हें मारा पीटा जाएगा। तो क्या करे किसान? इसी में किसानों के तरफ से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ये 1916 में
चलते हैं लखनऊ अधिवेशन जहां हो रहा है, वहां पर जाते हैं गांधी जी से मुलाकात करने। गांधी जी यहां पर भी राजकुमार शुक्ल से कहते हैं कि मुझे चंपारण के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब देखो, यही मैं आपको पहले ही बताया हूं, मित्र, और इसीलिए मैंने लिखा था कि गांधी जी मित्र और शत्रु दोनों से, मैंने बताया था ना, कहीं पे लिखा है, ये लिखा है कि गांधी जी मित्र और शत्रु दोनों से जो है अपने विचार जब प्रकट करेंगे तो अपने हिसाब से उसको जब जांच लेंगे तभी प्रकट करेंगे, अन्यथा नहीं प्रकट करेंगे। तो यहां पर ये तो मित्र हैं, मतलब वो अंग्रेजों के खिलाफ भी तभी बोलेंगे जब देख लेंगे कि अंग्रेजों ने क्या गलती करी है, और भारतीयों का साथ भी वो तभी देंगे जब वो भारतीयों की दशा को समझ तो लें कि किस दशा तक वो खराब है, क्या उनकी नीड है, जबरदस्ती तो नहीं कोई बात है, ऐसी चीज है। तो जो भी है, राजकुमार शुक्ल से उन्होंने कहा कि देखो, हम जानते नहीं हैं कि वो कौन है, क्या है उनकी समस्याएं, आप बता रहे हैं, आपके मुंह से जो सुनाई पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे या नहीं शुरू करेंगे, इसका हम आश्वासन आपको नहीं दे सकते। हम जब वहां विजिट करेंगे तो हम जरूर कर। तो लखनऊ में ये बात नहीं हो पाई, लखनऊ से वो अहमदाबाद तक गए, वापस इनके पीछे पीछे 1917 का समय हो गया। तो ये राजकुमार शुक्ल उनके पीछे तब तक पड़े रहे जब तक उन्होंने कन्विंस नहीं कर लिया गांधी जी को। तो गांधी जी ने फाइनली बोला कि अच्छा ठीक है, मेरा अभी कुछ प्रोग्राम जो है उधर कलकत्ता में लगने वाला है, तो जब मैं कलकत्ता आऊंगा तब आप मुझसे मिलने आइएगा, फिर हम वहां से चंपारण चलेंगे। तो इंतजार किया गया, फिर 1917 के आसपास वो जो है गए कलकत्ता, और फिर वहां से राजकुमार शुक्ल उनको लेकर के यहां पर आए, जो आपका चंपारण इलाका है वहां पर। अब गांधी जी चंपारण आ रहे हैं, गांधी जी चंपारण आ रहे हैं, तो गांधी जी ने इसकी लिखित सूचना दी सरकार को कि मैं आ रहा हूं, मेरा वहां पर कोई आंदोलन करने का उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाने का उद्देश्य नहीं है, सरकार जो हमसे सहयोग चाहेगी वो हम सहयोग करना चाहेंगे, मैं उन्हें केवल सूचित करना चाहता हूं। तो अपना उन्होंने कानून के ज्ञाता है, सब उन्हें मालूम है कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए पहले से उन्होंने सपोर्ट करने की बात कही दी। तो अब ये भी नहीं हो सकता था कि सरकार उनका साथ ना दे, सरकार अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया ना जो सरकार उनको करने से रोके। लेकिन फिर भी एक बड़े आंदोलन की आशंका में वहां के जो कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने आदेश दे दिया है कि गांधी जी जो है वो चंपारण में प्रवेश नहीं करेंगे, चंपारण में प्रवेश नहीं करेंगे, ना ही चंपारण में प्रवेश करें, और बल्कि यहां से वापस चले जाएं, वापस चले जाएं। ये भी कहा कि भाई चंपारण में प्रवेश भी नहीं करना है और आपको वापस भी जाना है, जाइए यहां से वापस। गांधी जी ने कहा देखो, अगर तुम हमसे ये कहते हो कि हम यहां से वापस चले जाएं तो ये तो होगा नहीं, हम कतई वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। रही बात चंपारण में ना जाने की, तो हम चंपारण जाएंगे जरूर, आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम चंपारण में रहेंगे। इसको कहा गया सरकार की अवज्ञा। इसको क्या कहा गया, यही क्या है, सरकार की अवज्ञा है। इसी को तो आप अवज्ञा कहेंगे। सरकार ने आदेश दिया कि आप वापस जाइए, उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। और वापस जाने से कैसे रोक सकते, वापस जाने के लिए आप कैसे मजबूर कर सकते हैं? देश में किसी का भी कहीं पर भी आने जाने का हक है, तो वो आएगा जाएगा। आप मना करोगे, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि हम गलत नहीं हैं। हमने तो आपको पहले ही बताया कि हम गलत नहीं, फिर भी आप आशंका में क्यों आगे नहीं जाने दे रहे हैं? तो अब देखो, ये उन्होंने वहीं पर शांतिपूर्ण अवज्ञा शुरू कर दी। एंड इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब इस तरीके की शांतिपूर्ण अवज्ञा उस समय जो उस समय के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो पहली बार इस चीज को देख रहे हैं। तिलक हैं, एनी बेसेंट हैं, ये सब लोग पहली बार, क्योंकि तिलक और एनी बेसेंट भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, सरकार के कानूनों के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन कानूनों का उल्लंघन करना भी उनका उद्देश्य नहीं रहता था। यहां पहली बार था कि कानून का उल्लंघन करना भी है और शांतिपूर्वक उल्लंघन करना है। अगर उनको कानून का उल्लंघन करना पड़ता था वो तो उलझ जाते थे, वहां झगड़े हो जाते थे, वहां हिंसक हो जाती थी चीजें। यहां ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम शांतिपूर्वक अवज्ञा करेंगे। तो ये बाकी के जो लोग हैं जो अब आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, इनके उनको ये बिल्कुल नई चीज लग रही कि यार ये तो एकदम नई चीज है, क्या है ये चीज। और इसकी वजह से जब सरकार ने उन्होंने कहा कि भाई हम यहां से नहीं जाएंगे, हमें तो अपना सहयोग चाहिए,
सरकार का जो है स्थानीय प्रशासन को आदेश हो गया कि ठीक है, एक काम करो, वो यहां पर भ्रमण करने आए हैं, लोगों से हालचाल पूछने आए हैं, तो उन्हें हालचाल पूछने दिया जाए। इनसे कहा गया कि आप जो भी रिपोर्ट तैयार करेंगे वो रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो चंपारण में फिर विजिट करना शुरू करते हैं और इस बीच उनके कई सारे सहयोगी बन जाते हैं। सब युवा सहयोगी हैं, नए नए राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो इनके साथ जुड़ते हैं। ये एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह कार्य कर रहे हैं ये सारे लोग। तो बृजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, वही बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे, महादेव देसाई, ठीक है, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, ये सब लोग जो हैं इनके क्या हो गए, सहयोगी हो गए। और इन सब लोगों को लेकर के वो रोज सुबह जो है निकल पड़ते थे, रोज सुबह यात्रा पर निकलते थे, यात्रा पर निकलते थे, पूछताछ करते थे लोगों से। और जो ये पूछताछ हुआ करती थी, इस पूछताछ में जो उनके गवाही है, उस गवाही को दर्ज किया जाता था, गवाही को दर्ज किया जाता था। तो गांधी जी ने कहा कि सब इन लोगों से सहयोग से कहा कि अब आप हमारा सहयोग करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो ये सब गांधी जी के साथ जाते थे, पूछताछ होती थी, रिपोर्ट तैयार होती थी। और गांधी जी हर एक रिपोर्ट को फाइनलाइज करने से पहले खुद जांच लेते थे, संतुष्ट हो जाते थे कि जो बात इसमें बताई गई है वो सही है या नहीं है। बयान जो दर्ज होता था वो बयान वास्तविक बयान होना चाहिए, कोई बढ़ा चढ़ा करके ना बोले। इस बात से जब उन्हें संतुष्टि हो जाती थी तभी जो इनके द्वारा कलेक्ट की गई जो गवाहियां हैं उनको वो एक रिपोर्ट के अंतर्गत रखते थे, अन्यथा नहीं रखते थे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अब ये सब जब चीजें होनी शुरू हुई तो वहां के जो प्लांटर्स हैं, वहां के जो प्लांटर्स हैं, उन्होंने चाल चली, उन्होंने कहा कि ये क्या है, गांधी जी क्यों चेक करेंगे, गांधी जी तो किसानों और इन लोगों के हितकारी ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो अपनी जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वो निष्पक्ष हम कैसे मान लें। इनकी जांच में क्या हमारे एसोसिएशन का कोई शामिल है? जब हमारे एसोसिएशन का शामिल नहीं है तो हम इनकी जांच को निष्पक्ष कैसे मान लें? गांधी ने कहा ये भी बात ठीक है। तो उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि आप एक क्या करें, आप एक सरकारी समिति का गठन करें। सरकारी समिति का क्या करें, सरकारी समिति का गठन करें और सरकारी समिति का गठन करके उससे जांच कराने का आदेश दें। तो उसमें दोनों पक्ष शामिल होने चाहिए, किसानों के भी पक्ष और प्लांटर्स के भी पक्ष शामिल हों। इसलिए सरकार ने एक जांच आयोग क्या कर दी, गठित कर दी। और इस जांच आयोग में किसानों की ओर से गांधी जी को भी शामिल किया गया। तो किसानों के भी प्रतिनिधित्व हो गए और उधर से जो प्लांटर्स हैं उनके भी प्रतिनिधित्व हुए। चीजें जो है वो बातचीत में आगे बढ़नी शुरू हुई और बाद में पता चला, सरकार को यह एहसास हुआ कि यस डेफिनेटली तिनकठिया सिस्टम जो है वो डेफिनेटली खराब सिस्टम है, उसे खत्म किया जाना चाहिए, किसानों को रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, उनसे हर्जाने वसूले जाने नहीं चाहिए। तो किसानों की तिनकठिया पद्धति को बंद करने की सलाह यहां पर हुई। अब गांधी जी ने उसमें डिमांड रखी कि तिनकठिया प्रणाली तो बंद हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसानों से जो अवैध वसूली की गई है वो तो वापस करो। इस पर चर्चा होनी शुरू हुई। तो इस पर जब चर्चा होनी शुरू हुई तो फाइनली ये चर्चा इस बात पे खत्म हुई कि ठीक है, जो नील प्लांटर्स थे उन प्लांटर्स ने अवैध वसूली का हर्जाना के स्वरूप 25% जो हर्जाना लिया था उसका 25% वो वापस करेंगे। 25% जो है वो हर्जाना उनको भरना पड़ेगा, मतलब जो उन्होंने अवैध वसूली करी है उसका 25%। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जब उन्होंने अवैध हर्जाना लिया था तो वो तो पूरा वापस होना चाहिए और गांधी जी 25% हर्जाने पर राजी हो गए। उसका रीजन उन्होंने बताया, उन्होंने उसका कारण बताया, उसकी लोगों ने आलोचना करी, बाकायदे गांधी जी की आलोचना करी गई कि जब ये 100% इन्होंने लिया है तो 100% हर्जाना वापस करना चाहिए, अवैध वसूली है ना वो तो पूरी अवैध वसूली क्यों नहीं वापस करवाई आपने, जब वो वापस कर सकते थे तो गांधी जी की इस चीज पे आलोचना हुई। अब याद कीजिए कल वाला चैप्टर, गांधी जी सीख करके आए हैं अफ्रीका से कि आप जिस आंदोलन में शामिल होंगे उसमें, अब देखो प्लांटर्स कौन है, विरोधी हैं, विरोधियों का विरोध तो देखना ही पड़ेगा आपको सहयोगियों का विरोध भी देखना पड़ सकता है। यही चीज तो अफ्रीका से सीख करके आए थे और ये उन्हें यहां दिख रही है, तो ये उसके लिए तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, ये कोई इशू ही नहीं है उनके लिए। और उन्होंने इसका जवाब दिया
कि जिस तरीके से तुम लोग आज जीते आए हो और अंग्रेजों से आज तक कोई एक पैसा ले नहीं पाया, अगर हमने उनसे 25% भी हर जाने के रूप में मांग लिया है तो वास्तविक रूप में आप मुद्रा पर मत जाइए, आप उनकी इज्जत पे कितना बड़ा बट्टा लगा है उसके ऊपर जाइए। उनकी अस्मिता को हमने कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है आप वो समझिए। किसी भी ऊंची नाक वाले की नाक ही सब कुछ होती है, उसकी एक बार बेइज्जती कर दो, उसका सारा अस्तित्व समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो गांधी जी ने कहा कि आपको 25% मुद्रा दिख रही है और मुझे उनकी पूरी फुल बेइज्जती दिख रही है 100%। वो मजबूर हुए हैं इस तरीके से। दैट वाज द वेरी फर्स्ट मूवमेंट व्हिच गॉट द सक्सेस, वो भी भारत की धरती पर, वो भी किसानों के लिए। और इसमें एक रक्त की बूंद तक नहीं बही। ये पहला आंदोलन था जो गांधी जी का इस तरीके से सफल हुआ, जिसको चंपारण आंदोलन का नाम दिया गया। इसके अलावा अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन भी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देते हैं। और वो महत्वपूर्ण सूचना ये है दोस्तों कि 10 अगस्त से आपका एक बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है अर्जुन बैच। और इस अर्जुन बैच में हम आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी कराएंगे, बहुत विधिवत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपकी वहां पर तैयारी होगी। और उस शानदार तैयारी में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है उसका। डेली आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसकी जांच हमारी टीम करेगी और उसमें जो कमियां होंगी वो टीम हमारी आपको बताएगी, आप दोबारा लिखेंगे। इसके अलावा आपको 18 किताबों का सेट दिया जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स की अलग से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए विशेष बैचेस बाद में आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। मेंस के लिए आपको जो है बैच जो है प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो। प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो 2 अद्वितीय सुविधाएं आपको मिलेंगी। पहली कि आपकी फुल फीस माफ हो जाएगी, फुल फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, फुल फीस जो है वो क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। दूसरी चीज आपकी क्या होगी, दूसरी चीज होगी कि 1 साल की वैधता, 1 साल की वैधता जो है वो क्या कर दी जाएगी, वैधता बढ़ा दी जाएगी। ये 2 काम कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको सीसैट की भी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, सीसैट की भी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। तो बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी शुरू होने वाली है पॉलिटी विषय के साथ हिंदी में। 10 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, जुड़ना ना भूलिए। विरद लाइव कोड का प्रयोग करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, आप उसमें जाइए और इस अमाउंट को चेक कीजिए। निस्संदेह इतना या इससे कम भी कई बार आपको दिख रहा होगा, उसके लिए आपको विरद लाइव कोड लगा के एक बार चेक करना पड़ेगा। तो अभी जाएं नीचे, विरद लाइव कोड लगा के एक बार चेक करें। जो लोग अभी 3-4 साल बाद, 2-3 साल बाद पेपर देना चाहते हैं, 2 से 3 साल का जिनका भी गैप है कि 2-3 साल बाद हम पेपर देंगे, उनके लिए लॉन्ग टर्म बैच उपलब्ध है। वो लॉन्ग टर्म बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अगर वो इस लॉन्ग टर्म बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सारी सुविधाएं इसमें आपको मिलेंगी, एकदम बेसिक से, शून्य से लेकर के इसमें तैयारी कराई जाती है विधिवत तरीके से। और 5 अगस्त से इसके बैचेस शुरू हो चुके हैं। 32,999 में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अब अगर आप बैच के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड किताबों की तो आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारी स्टैंडर्ड किताबें हैं मार्केट में, उतनी खरीदने जाओगे, अलग अलग एक ही सब्जेक्ट की आपको सब अलग अलग किताबें खरीदने को मिलेंगी। उससे बेहतर विकल्प यह है कि आप स्टडी आईक्यू में 18 किताबों का एक सेट है, 18 किताबों का जो सेट है उस सेट को आप क्या करें, उस सेट को जो है शामिल करें अपने परचेजिंग में। आपको बाहर से कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सभी स्टैंडर्ड बुक्स का समावेशन हमने इसमें किया हुआ है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी का भी। ठीक है, इस बैच में इस किताबों को परचेज करने के लिए भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। वर्तमान समय में 4,999 में आपको ये बुक्स का पूरा सेट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, 8-10 हज़ार रुपए नहीं खर्चा करने। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे आंदोलनों की तरफ, जिसमें हम नाम ले सकते हैं अब अहमदाबाद मिल आंदोलन जो शुरू होने वाला है। अहमदाबाद मिल मालिक और अहमदाबाद मजदूर, मतलब अहमदाबाद मिल आंदोलन। अब देखिए अहमदाबाद मिल आंदोलन में क्या बातें हैं। अहमदाबाद मिल आंदोलन में जो मुद्दा है वो मजदूरों का है। मिल में काम करने वाले मजदूर हैं, मजदूर। ठीक है,
मिल में काम करने वाले जो मजदूर हैं, इस समय 1917-18 के समय में अगर हम देखें तो अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैल गई है। और अहमदाबाद में प्लेग की एक तो बीमारी फैल गई है, दूसरा सिचुएशन को अगर समझा जाए तो ये है कि मजदूर काम करने वाले मिल नहीं रहे हैं। तो जो हैं उनको रोके रखने के लिए सरकार ने क्या किया, या मिल मालिकों ने क्या किया, मजदूरों को प्लेग बोनस दिया। और ये प्लेग बोनस कई कई बार, आप यकीन नहीं करेंगे, 200% तक होता था। दोगुने तक सैलरी देकर के उनको रोका जाता था कि रुके रहें, नहीं तो। अब क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो मिल में जो प्रोडक्ट्स थे उनकी बड़ी आवश्यकता होती थी, तो इसलिए उनको प्लेग बोनस देकर के रोका गया था। लेकिन जब प्लेग समाप्त हुआ तो प्लेग के समाप्त होने पर बोनस भी समाप्त कर दिया गया। प्लेग के समाप्त होने पर क्या किया गया, बोनस भी समाप्त किया गया। लेकिन जो मजदूर जो थे उन्होंने प्लेग बोनस जो समाप्त कर दिया गया है, उस प्लेग बोनस को जारी रखने की मांग की कि जो प्लेग बोनस मिल रहा है वो एज इट इज हमको मिलता रहे। उसके पीछे उनका तर्क ये था कि प्लेग बोनस तो हमको मिल रहा है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई के अनुसार हमारी जो सैलरी बढ़नी चाहिए थी वो तो आपने बढ़ाई नहीं। तो महंगाई दर को कौन जो है वो एडजस्ट करेगा? इसलिए जो आपने पैसे बढ़ाए हैं, जब अपने काम के लिए आपने बढ़ा दिए तो हमारे काम के लिए भी बढ़ा करके ही उसे रखिए। हम इस बात की पैरवी करते हैं कि हमारी ये जो है ये 100% जो है तो ये बढ़ा करके रखा जाए। फिर बीच बचाव हुआ, बातचीत हुई तो फाइनली मजदूरों ने ये तय किया कि एटलीस्ट 50% जो है हमको हाइक दी जाए, 50% जो है वो मजदूरी बढ़ाई जाए, मजदूरी क्या की जाए, बढ़ाई जाए। अगर 50% ही मजदूरी बढ़ा दी जाएगी तो हम ये आंदोलन बंद कर देंगे। ये सब मामला चल रहा था। और इस समय चंपारण आंदोलन भी चल रहा है उधर, वो भी चीज है। अब यहां पर आप देखो कि जो है गांधी जी का फिर से इन्वॉल्वमेंट होगा। कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा? वही बात है, गांधी जी खुद से इन्वॉल्व तो होंगे नहीं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई जो है वो मिल मालिक हैं। अब मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो अब यह हुआ कि दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर भी चीजें हिंसक होनी शुरू हो जाएं। सरकार ने भी इनफैक्ट जो है गांधी जी की तरफ देखा कि यार ये बंदा अगर कुछ कह देगा, और सरकार को भी लगता था कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं यार, जब प्लेग हुआ तो मैंने पैसा बढ़ा दिया था, तो हम तो हितकारी ही हैं। और 15% की हाइक बहुत ज्यादा है, ये हम नहीं दे सकते हैं किसी भी कीमत पर। तो उन्होंने उम्मीद थी कि गांधी जी जो है बीच में आएंगे तो काम बन जाएगा। तो अंबालाल साराभाई ने भी जो है गांधी जी से रिक्वेस्ट करी। अंबालाल साराभाई गांधी जी से इस प्रकार से भी निकट थे कि जो साबरमती आश्रम जो गांधी जी का बना था उसमें इन्होंने काफी दान भी दिया था। तो अंबालाल साराभाई के कहने पर वो जो है जांच करने के लिए पहुंचते हैं कि ठीक है मैं देखता हूं क्या है मैटर। तो गांधी जी पहुंचे तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी जांच के लिए कि क्या होना चाहिए, इसकी जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल बना देते हैं। तो गांधी जी ने भी यहां पर ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया या सुझाव दिया। तो ट्रिब्यूनल बना जिसमें पहले मजदूर जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और जो मालिक हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इस ट्रिब्यूनल में शामिल होंगे, और शामिल हुए। और फिर ट्रिब्यूनल में मजदूरों की तरफ से कौन शामिल होगा? गांधी जी शामिल होंगे। तो कुछ समय तो पहले मालिक इसमें शामिल हुए, लेकिन कुछ मालिकों ने जो है वहां से बायकॉट कर लिया, निकल गए। उन्होंने ट्रिब्यूनल का विरोध कर दिया। उन्होंने कहना है कि जब गांधी जी इसमें शामिल हैं तो ये तो हमेशा ही किसानों के हित की बात करेंगे। कोई मुद्दा निकल भी आएगा, अगर ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन ले भी दिया और उस समय मांग हो रही है 50% बोनस की, तो अगर कोई डिसीजन निकल भी आया तो ये गांधी ये मानेंगे थोड़ी। ये प्रदर्शन कर करके किसी ना किसी तरह मना लेंगे। तो इनके होने मतलब इनका होना ठीक नहीं है। या तो इनको हटाओ तब ट्रिब्यूनल बनाओ, और उनको हटाने के लिए मजदूर राजी नहीं थे। तो वे जो हैं मालिक जो हैं वो ट्रिब्यूनल से क्या हो गए, वो निकल गए। और निकल करके उन मालिकों ने घोषणा करी
कि अगर आप बढ़ाना चाहते ही हो पैसा तो हम आपके 50% की मांग को तो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम 20% बोनस के साथ में हम जो है मील के ताले खोल रहे हैं, जिसको जिसको काम करना है वो काम करने वापस आ जाए। गांधी जी ने इसी बीच जो है अंदाजा लगाया कि 50% मजदूर मांग रहा है, 20% जो है ये देने के लिए तैयार हो रहा है। इसका मतलब बढ़ाने की मांग तो शायद सही है, तभी तो वो बढ़ाने के लिए खुद से तैयार हो गए। लेकिन अब मुद्दा यहां पर यह हो गया कि आखिर कितने परसेंट बढ़ाने की हमें मांग करनी चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, इसके लिए गांधी जी ने हर एंगल से इस बात की जांच करी कि पहले तो यह तय करो कि अहमदाबाद में जो मील के जो मजदूर हैं उनको जो सैलरी मिलती है और बाकी जगहों पर इतने ही काम के लिए जो मील के मजदूरों को सैलरी मिलती है उनकी सैलरी में किस प्रकार का अंतर है। इसके अलावा शहर के खर्चे किस प्रकार से हैं, गरीबी और इसके अलावा आप जो महंगाई दर है उसका अंदाजा लगाया, फैक्ट्री जो लगाई गई हैं या जो मिल्स लगाए गए हैं उसमें उनकी लागत क्या है, कितना उनको मुनाफा हो रहा है। ये तमाम सारी कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने ये तय किया मजदूरों के साथ में मिलकर के कि हम 50% की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि अन्य जगहों पर सैलरी इससे भी ज्यादा कम है, उस तुलना में तो हमें ज्यादा ही मिल रही है। बट क्योंकि हमारा शहर भी थोड़ा महंगा है और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी उन्होंने कैलकुलेशंस लगाई, उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग 35% हाइक पर रखेंगे और इससे 1% कम पर भी हम राजी नहीं होंगे। उन्होंने मिल मालिकों से कहा कि भाई ठीक है 35% डन करो और अपना मजदूरों के साथ अपना काम करना शुरू कर दो, मजदूर इससे कम में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा अगर नहीं मानोगे तो हड़ताल होगी। उन्होंने बात नहीं मानी, हड़ताल होनी शुरू हुई। साबरमती के तट पर गांधी जी ने एक आंदोलन की सभा बना ली। अब सभा में लोग आते, शामिल होते, गांधी जी के जो शपथ है उसमें शामिल हो जाते, तब तक नहीं लौटेंगे जब तक कि हमारी बात नहीं मान लेंगे। काफी दिन बीतने शुरू हो जाते हैं, लोगों को ये रोज कमाने रोज खाने वाले मजदूर हैं, इनको जो है लग रहा है कि ज्यादा लंबा खिंच रहा है मामला। कुछ को ये महसूस होना शुरू हो गया है, कुछ निराश हो गए हैं, कुछ जो है ये सोचने लगे कि चलो यार 20% बढ़ रहा है, पहुंच जाते हैं, क्या ही करना है। ऐसे ऐसे करके तो शुरुआत में जो है साबरमती की सभा जो है वो तो खूब भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई, लेकिन धीरे धीरे करके भीड़ जो है वो कम होने लगी। कहते हैं कि इसमें महिलाओं की तरफ से भी योगदान हुआ करता था। इसमें अनुसुईया बेन शामिल थी जो अंबालाल साराभाई की बहन थी, वो भी इसमें शामिल हुई थी, तो उन्होंने भी गांधी जी का साथ दिया था गांधी जी की तरफ से। तो जब गांधी जी ने देखा कि सभा में संख्या लोगों की कम हो रही है और इस तरीके से तो मांग कमजोर पड़ जाएगी, और एक बार गांधी जी की इस तरीके की मांग कमजोर पड़ी तो फिर आगे जो है विश्वास कैसे होगा, आगे आंदोलन कैसे चलेंगे। तो इस चीज को कि ये निराशा आशा में बदले, वो स्वयं अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब डायरेक्टली मैं अनशन पर बैठ रहा हूं, और उन्होंने ये भी घोषणा करी कि लंबा चलने वाला जो ये आंदोलन है, अगर इसमें कोई भी कहीं पर भी इन मिल के मजदूरों को भुखमरी का अगर सामना करना पड़ रहा है तो मैं खुद खाना छोड़ देता हूं। तो वो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। उन्होंने क्या कर दी, भूख हड़ताल कर दी। अब भूख हड़ताल में यदि अगर गांधी जी को कुछ हो जाता, ये मिल मालिक सोच करके भयभीत हो गए कि अगर कहीं मिल मालिक ने सोचा कि कुछ अगर गलती से गांधी जी को हो गया या किसी मजदूर को कुछ हो गया तो फिर आंदोलन गंभीर रूप ले लेगा, और हमने तो गांधी को इसीलिए बुलाया था कि हिंसक चीजें ना हो। तो अब गांधी खुद ही उस पर बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए, अब तो कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा यहां पर मिल के मालिक जो हैं वो घबराए और उन्होंने ट्रिब्यूनल जो है उसको मामला सौंपने की बात जो है वो मान ली। ट्रिब्यूनल यानी कि दोनों पक्षों के पक्षकार उसमें शामिल होंगे, चर्चा होगी और वहां मामला रखा गया और फैसला आया, और फैसले में 35% की जो हाइक है उसको स्वीकार कर लिया गया। और इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम है वो क्या हो गई, वो सॉल्व हो गई। एंड इट वाज द वी कैन से कि लगातार ये दूसरा आंदोलन है जो सफल हो गया, एकदम सफल हो गया। इसमें लगातार सरकार की हार हुई है, सरकार के बंदों की हार हुई है, और गांधी जी और उनके समर्थकों की विजय, शानदार तरीके की विजय हुई है, चाहे वो चंपारण की बात करें और चाहे वो खेड़ा की बात करें, अहमदाबाद की बात करें। अब जिस समय ये अहमदाबाद आंदोलन चल रहा है उसी समय खेड़ा के किसानों की मुसीबतों के बारे में भी गांधी जी को पता चला कि खेड़ा के जो किसान हैं उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, मुसीबतें आ रही हैं। अब उनकी क्या समस्याएं हैं, आइए उनको जरा देखते हैं।
वहां पर क्या हुआ कि जिस वर्ष ये खेड़ा की समस्या उत्पन्न हो रही है उस वर्ष खेती बहुत कम हुई थी, खेती कम हुई थी। खेती कम होने का मतलब हुआ कि फसल जो है वो फसल कम हुई थी, फसल कम होगी। और अगर फसल कम उगी है तो लगान कैसे दें, लगान कैसे दें, ये समस्या है। तो उस समय वहां अंग्रेज सरकार ने स्वयं एक राजस्व संहिता जो है, एक रेवेन्यू कोड जो है वो जारी किया था। उस रेवेन्यू कोड में ये कहा गया था कि यदि अगर किसी वर्ष कुल उपज जो है, जो होनी चाहिए, 1/4 से कम हो, 1/4 से कम उपज हो, तो लगान क्या होगा, लगान माफ कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। और तमाम प्रकार की प्राकृतिक समस्याओं के कारण ही खेड़ा में कई ऐसे किसान थे जिनकी फसल वास्तविक रूप में उनकी कुल उपज से 1/4 से भी कम थी, 1/4 या उससे कम रह गई थी। तो इस संहिता के नियमों के अकॉर्डिंग उनकी जो फसल है उसका पैसा उन्हें वापस, मतलब उनकी जो लगान है वो माफ कर देनी चाहिए थी। एंड यही मांग खेड़ा के किसान कर रहे थे। लेकिन खेड़ा के किसानों को अंग्रेजों ने कहा कि जिस नियम का आप हवाला दे रहे हैं वो नियम तो सही है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। आपके यहां फसल हुई है, आप जबरन जो है लगान कम कराने के लिए झूठ बोलते हुए ये कह रहे हैं कि आपकी खेत में इस बार 1/4 से भी कम फसल पैदा हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहना किसका है, ये अंग्रेजों का कहना है। और इसी चीज को लेकर के अंग्रेजों और किसानों के बीच में यहां पर झड़प चल रही है। किसान जबरन, अंग्रेज किसानों से जबरन जो है वो वसूली कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से वो लगान को खत्म नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। तब गांधी जी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो पता लगाते हैं कि बात तो सही है। जब सारी चीजें सही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर गलती अंग्रेजों की है, और इसलिए उन्होंने गुजरात सभा का साथ देना तय किया। गुजरात पहले से भी इस मुद्दे की में इंटरफेयर करने वाली एक सभा थी। उस बार गांधी जी गुजरात सभा के अध्यक्ष बने, और उस मंच से, गुजरात सभा के मंच से उन्होंने कहा कि कोई भी किसान जो है वो लगान मत दो। लेकिन यहां शर्त यह हुई कि कोई भी किसान लगान मत दो। कोई भी किसान, कोई भी किसान का मतलब क्या है, कोई भी किसान का यहां से क्या लेना देना है कि एक भी किसान, चाहे किसी की फसल हुई हो चाहे ना हुई हो, कोई भी इसमें लगान नहीं देगा। और इस बार उनका समर्थन करने के लिए जो लोग शामिल हुए थे उनमें से एक युवा वकील हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, बहुत सारे लोग जो है वो सरकार, मतलब गांधी जी के सहयोगी उसी प्रकार से बनते हैं जिस प्रकार से चंपारण में कई सारे लोग गांधी जी के सहयोगी बने थे। ठीक है। सरकार ने जब देखा कि यहां पर लगान नहीं देने की घोषणा कर दी गई है और अब सरकार के खिलाफत करते हुए, अवज्ञा करते हुए एक तरीके से लगान देना बंद कर दिया है किसानों ने, तो सरकार ने एक नई घोषणा करी कि जो लोग लगान नहीं दे रहे हैं उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, उन्हें घर से निकाल लिया जाएगा, उनके जो मवेशी हैं, मवेशी उन्हें ले जाया जाएगा, उन्हें हका लिया जाएगा। हका लेना, हका लिया जाएगा। हका लेने का मतलब समझते हैं, हाँक करके ले जाना। उनके मवेशी उनकी एसेट होते हैं, तो मवेशी को ले जाएंगे, हम तुम्हारी संपत्ति कुर्क कर देंगे, हम तुम्हारा घर तोड़ फोड़ देंगे, ये सब तुम्हारे खेत बर्बाद कर देंगे। इस तरीके की चीजों की धमकी सरकार ने देनी शुरू कर दी। जब इस तरीके की धमकी सरकार ने देनी शुरू कर दी तो किसान फिर भयभीत हो गए। अब गांधी जी ने यह कहा कि हमें भयभीत नहीं होना है, और अब जो अमीर किसान थे, अमीर किसानों का मतलब है जो लगान देने के योग्य थे, यानी जिनके पास ये योग्यता थी कि सरकार का वो लगान दे सकते थे, सरकार से क्यों दुश्मनी मोल लेते, उनका सहयोग लेने के लिए अब गांधी जी ने कहा कि अब आपका सहयोग लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने लगान दे दिया, क्योंकि आप तो योग्य हैं, अगर आपने लगान दे दिया तो इसका दबाव उन गरीब किसानों पर जरूर पड़ जाएगा जो लगान देने योग्य नहीं है। फिर यह आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, और अगर उनको लगान देना पड़ा, जो गरीब किसान हैं, अगर उनको लगान देना पड़ा तो उन गरीब किसानों को ये लगान चुकाने के लिए
सेठ साहूकारों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उनसे उधार लेना पड़ेगा और ये कर्ज में डूब जाएंगे। और इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप भी ना शामिल हों इसमें, आप भी किसानों के रूप में आप इनको लगान ना दें। और बाकी किसानों से उन्होंने कहा कि तुम्हारे अगर खेत से फसल जो है वो मतलब बर्बाद कर रहे हैं या फिर तुम्हारे घर खुर कर रहे हैं, तो अपने अपने फसलों से, अपने अपने खेतों से सारी फसल काट लाओ और काट के अपने घर में रख दो, एक भी फसल सरकार को देनी नहीं है। तो लगान भी नहीं जाएगा, फसल भी नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, सब समाप्त कर दिया जाएगा। और इस तरीके से ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। आप किसको कितना मारोगे पीटोगे, किसी के मारने पीटने से, उसकी संपत्ति कुर करने से पैसा तो नहीं आएगा। मवेशी भगा के ले जाओगे तो पैसा तो मिलने वाला नहीं है उससे, ले जाओ। आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो सरकार ने भीतर ही भीतर, खुल करके नहीं, सरकार ने भीतर ही भीतर अपने अधिकारियों को गुप्त आदेश दिया कि एक काम करो यार, जबरन किसी से मत वसूलो, जो दे रहा है। गांधी जी को ये पता चला कि ऐसा हुआ है, अंदर ही अंदर आदेश हुआ है, खुल करके आदेश नहीं दिया। जो लगान दे सकता है उससे ले लो, कुछ नहीं से कुछ तो रेवेन्यू आ जाए। ऐसे में तो सबका रेवेन्यू गांधी ने रोक दिया। तो उन्होंने अंदर अंदर आदेश दिया, जो क्षमता है, जबरदस्ती मत करो किसी से, किसानों के ऊपर भी जबरदस्ती मत करो, जो दे सकते हैं उनसे लगान ले लो, जो नहीं दे सकते हैं उन्हें छोड़ दो। तो इस तरीके से जब ये बात गांधी जी को पता चली कि सरकार के द्वारा गुप्त निर्देश दिए गए हैं, तो गांधी जी ने भी अपना आंदोलन धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। एंड ये जो था गांधी जी का तीसरा सबसे सक्सेसफुल आंदोलन था। ये आंदोलन गांधी जी का तीसरा सबसे सफल आंदोलन। इस तरीके से 3 सफल आंदोलन गांधी ने क्षेत्रीय आंदोलन के तौर पर कर लिए। ठीक है, अब बारी आती है रॉलेट की, अब बारी आती है रॉलेट सत्याग्रह की। रॉलेट सत्याग्रह क्या है? अब देखिए, ये फरवरी 1919 की बात है। ये वो समय की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध जो है वो क्या हो गया है? विश्व युद्ध समाप्त हो गया है, समाप्त हो चुका है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जो हैं वो क्या हो चुके हैं? अंग्रेज जीते हैं। अब अंग्रेजों ने जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भारतीय उपनिवेश में उनके खिलाफ कोई बड़ी हिंसक घटना ना हो या आंदोलन ना हो या क्रांतिकारी घटना ना हो, इसलिए अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि विश्व युद्ध के बाद हम संवैधानिक सुधार पर चर्चा करेंगे। संवैधानिक सुधार पर चर्चा करेंगे। और इसीलिए जो भारतीय हैं, भारतीय जनता जो है वो संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही है कि अब संवैधानिक सुधार होंगे। पर संवैधानिक सुधार के नाम पर भारत में ब्रिटिशर्स का ये कहना है, ये ब्रिटिशर्स के शब्द हैं, कि भारत में आतंकवादियों को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ कानून बनाने होंगे, उनको कुछ कानून चाहिए। और उसी चीज की जांच के लिए कि किस प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट जो थे, ठीक है, रॉलेट जो है की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। और इसी आयोग को क्या कहा गया? आयोग बनाया गया। और इसी आयोग को क्या कहा गया? इसी आयोग को कहा गया रॉलेट आयोग, रॉलेट कमीशन। और इसी आयोग के द्वारा जो सुझाव दिए गए, उसी सुझाव पर कुछ एक्ट बना दिए गए। इसी एक्ट को बोला गया रॉलेट एक्ट। यही क्या कहलाया? रॉलेट एक्ट कहलाया। अब रॉलेट एक्ट जो है उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन होना शुरू हुआ, क्योंकि रॉलेट की अध्यक्षता में 2 बिल आए थे जिनको भारत पास नहीं कराने देना चाहता था, लेकिन एक बिल जो है वो पास हो गया। तो ये जो एक्ट्स आए, इसके अंतर्गत जो भी
सरकार जिन्हें उपद्रवी मानती है, जिन्हें आतंकवादी मानती है, उन्हें बिना किसी पूर्व आदेश के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अब यहां पर जो आतंकवादी शब्द लिखा है, ये किनके लिए यूज किया था ब्रिटिशर्स ने? ये जो उस समय क्रांतिकारी हैं, ये 1919 की बात है ना, कई प्रकार के क्षेत्रीय क्रांतिकारी घटनाएं भी घटित हो चुकी थी, जिसमें से एक प्रमुख क्रांतिकारी घटना आपको 1911 वाली मालूम होगी, जिसमें दिल्ली में बम कांड हुआ था। ऐसी कई घटनाएं हुई थी क्रांतिकारी, कई सारे घटना। तो ब्रिटिशर्स ने उन क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए उनको आतंकवादी कहते हुए इस तरीके के एक्ट ला करके पास करवाए थे। ये उन्हें रोकने का एक तरीका था। क्या यही संवैधानिक सुधार था? क्या हम इसी संवैधानिक सुधार की मांग कर रहे थे? तो यहां पर एक तरीके से संवैधानिक सुधारों का जो जनता इंतजार कर रही है, उसे कुछ नहीं मिला, उसे ठेंगा दिखा दिया गया। इसलिए संवैधानिक जो सुधार हैं उसकी मांग ना करने पर जो हमारे यहाँ की विधानमंडल हुआ करते थे, जो काउंसिल्स वगैरह, परिषदें वगैरह जो हुआ करती थी, उसमें जो भारतीय सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने इसका खूब विरोध किया कि संविधान में मतलब संवैधानिक नियम बना के गलत किया गया है, इसलिए संवैधानिक प्रतिरोध करते हैं। लेकिन संवैधानिक प्रतिरोध का कोई असर ही नहीं हुआ और वो एक्ट पारित हो गया और उसे लागू कर दिया गया। और जब यहां पर संवैधानिक प्रतिरोध का कोई असर नहीं हुआ, तब गांधी जी ने सत्याग्रह सभा गठित करने की बात कही कि अब हमें यहां पर सत्याग्रह सभा गठित करनी होगी। अब ये पहला देशव्यापी आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में चलेगा, जो जोरदार तरीके से अपने संवैधानिक सुधारों और संवैधानिक हकों की मांग करेंगे। और इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं उसमें एक बड़ी मात्रा में होम रूल के युवा सदस्य जो हैं वो शामिल हैं, क्योंकि होम रूल लाना होम रूल कार्यकर्ताओं का भी एक निस्संदेह जो है एक सपना तो है ही, उनकी एक डिमांड है ही, उद्देश्य है। तो अब गांधी जी ने कहा कि हम सत्याग्रह शुरू करेंगे और सत्याग्रह शुरू करने की जो तिथि उन्होंने निर्धारित करी, वो तिथि निर्धारित करी कि 6 अप्रैल से हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। बात समझिएगा, 6 अप्रैल से हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, अवज्ञा करना शुरू करेंगे सरकार के कानून की, सरकारी कानूनों की क्या करेंगे? सरकारी कानूनों की अवज्ञा करेंगे। लिस्ट तैयार करी गई कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। लिस्ट ये भी तैयार करी गई कि कौन कौन से कानून है जिनकी हम कैसे कैसे अवज्ञा करेंगे, और तिथि निर्धारित करी गई कि हम अवज्ञा करना शुरू करेंगे 6 अप्रैल से। लेकिन इस तिथि को लेकर के लोगों के बीच में, आंदोलनकारियों के रूप में बीच में कंफ्यूजन हो गया और लोग 6 अप्रैल की नियत तिथि से पहले ही आंदोलित हो गए और 30 मार्च को उन्होंने दिल्ली में क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। ये नियोजन का हिस्सा नहीं थी। ये जो घटना थी नियोजन का हिस्सा, नियोजन तो 6 तारीख के लिए था, 6 अप्रैल के लिए। लेकिन 6 दिन पहले ही जो है मार्च में 30 मार्च को छह दिन 7 दिन पहले ही 30 मार्च को क्या हो गया? दिल्ली में जो है ये आंदोलन शुरू हो गया। अब आंदोलन का नेतृत्व कोई कर नहीं रहा है, लेकिन विरोध तीव्र हुआ, हिंसा में बदल गया और इस तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में भी कई जगहों पर रॉलेट कानून का विरोध किया जाना शुरू किया गया। और ये सब सरकार को लग रहा है कि ये गांधी का जो सत्याग्रह है उसके थ्रू हो रहा है। गांधी का सत्याग्रह के सत्याग्रही हैं ये निश्चित तौर पर, लेकिन ये अभी प्लान्ड के अंतर्गत नहीं हो पाया था, अनप्लान्ड तरीके से हुआ। हिंसा बढ़ गई देश के कई हिस्सों में और इसमें पंजाब सबसे ज्यादा एग्रेसिव था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में पंजाब जो है वो काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिटिसाइज और उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए थे। तो उनको मौका मिला और उस मौके को पा करके उन्होंने तीव्र प्रतिरोध करना शुरू किया और वहां बहुत सारी हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई। अब गांधी जी को चेंज करना पड़ा अपने सत्याग्रह में। सबसे पहले तो अब सत्याग्रह का वो रूप लाना था उनको जिससे कि अपने ही सत्याग्रहियों को वो शांत करा सके। सबसे ज्यादा तीव्रता वाले स्थान पर वो पहुंचे, जहां कहीं भी मैक्सिमम हिंसा होगी गांधी पहले वहां जाएंगे। ये चीज सिर्फ अभी नहीं देखोगे आप, ये आजादी के समय या आजादी के बाद के समय में भी आप देखोगे। यही चीज का रिपीटेशन होगा। तभी आपको मैं याद कराऊंगा कि वो नोवाखली जाते हैं बंगाल में, जब सीधी कार्रवाई दिवस करवाया जाता है मुस्लिम लीग की तरफ से, तब भी गांधी सबसे पहले उस जगह को चुनेंगे जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है
और वहां जाकर के उसको शांत कराएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, अगर वहां जाकर के मैंने शांत करा दिया तो उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के जहां जहां हिंसाएं हो रही हैं वो हिंसाएं भी खत्म हो जाएगी। बड़े स्ट्रेटेजिक वे में काम किया जाता था। तो इसलिए गांधी जी ने पंजाब जाना जो है वो तय किया, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्रेसिवनेस यहीं पर दिख रही थी। लेकिन गांधी पंजाब पहुंचे उससे पहले ही उन्हें हरियाणा के पास में पलवल के आसपास से कहीं से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको बंबई भेज दिया गया। यानी वो पंजाब में शामिल नहीं हो पाए। फलतः बंबई में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यार बंबई और गुजरात भी इसी तरीके के आक्रोश में फैला हुआ है। तो उन्होंने तय किया कि यार चलो ठीक है, यहीं से ही हम आक्रोश शांत करते हैं, हमें पंजाब से आक्रोश को शांत करना शुरू करना था। तो उन्होंने वहीं पे कार्यक्रम करना शुरू किया। इसलिए गुजरात और जो बंबई के इलाके हैं वहां पर हिंसाएं बहुत कम हुई, नियंत्रित हो गई। तो उन्होंने वहीं पर रहने का निर्णय लिया। इसी बीच अमृतसर में 10 अप्रैल को उनके जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको गिरफ्तार करने से हिंसक घटनाएं जो हैं और तेज हो गई। हिंसक घटनाएं जो हैं और बढ़ गई। अब गांधी है नहीं, हिंसक घटनाएं और बढ़ गई। लोगों ने पुलिस थाने जो है तोड़ने शुरू कर दिए, तार सेवाएं जो है वो समाप्त करनी शुरू कर दी, डाकघर जला दिए गए। तो बहुत सारा जो है यहां पर एग्रेसिव जो एक्टिविटीज थी वो करी गई सरकार के विरोध में। और सरकार ने इस विरोध को दबाने के लिए एक बूचर को चुना, एक कसाई को। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि सच में क्या कसाई को चुना। कसाई मतलब उसका नेतृत्व ऐसा है जैसे कसाई हो वो, उसके ऊपर दया, उसको दया नहीं है किसी के ऊपर। एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने उस समय पंजाब का प्रशासन संभालने के लिए भेजा जिसका नाम था जनरल डायर। पंजाब का प्रशासन संभालने के लिए जब डायर आया तो उसने खुली छूट प्राप्त करी, जो मर्जी है वो करो। और इसीलिए जब उसे यह पता चला कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, ये बैसाखी का दिन है, लोग वहां पर मेले में एकत्रित हुए हैं, लेकिन उसी मेले में एकत्रित लोगों से जनसभा आयोजित करने की खबर दी गई है जनरल डायर को। जनरल डायर उस जनसभा में पहुंचता है, सकरी गली से दरवाजे बंद किया, वही एक आने जाने का दरवाजा है, उसे बंद किया जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां जो है उसने बरसानी शुरू कर दी। जलियांवाला बाग में नृशंस हत्याकांड हुआ और ये जो नृशंस हत्याकांड हुआ इसमें ऑफिशियली 379 लोग मारे गए, 379 पीपल्स वर किल्ड। अंधाधुंध गोलियां तब तक चलाई गई जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। इतने राउंड गोलियां चली कि जब तक गोलियां ना खत्म हो जाए। और इस घटना में ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 379 लोग मारे गए और इसमें कोई सरकार को गिल्टी महसूस नहीं हो रही। ये उपद्रवी थे इसलिए मारा गया और इनको नियंत्रित करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। अगर नहीं किया जाता तो इससे ज्यादा अंग्रेज मारे जाते, ऐसा कुछ जो है वो ब्रिटिशर्स ने, तो उनको कोई अफसोस नहीं है। और इतने लोग तो केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, न जाने कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, लाखों लोग जो है वो मारे गए। इसलिए ध्यान रखना है कि ये एक विशेष बड़ी घटना जो है घटित हो गई। हत्याकांड एक तरीके से घटित हो गया, पूरा देश सन्नाटे में आ गया, कांप गया। ऐसा विचित्र हत्याकांड कभी नहीं देखा गया था। सरकार ने मार्शल लॉ जो है वो लागू कर दिया और इन सब से क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने, क्योंकि अब गांधी जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उस समय उन्होंने फिर 18 अप्रैल सन 1919 को अपना रॉलेट सत्याग्रह जो है समाप्त कर दिया, यानी कि वापस ले लिया। सत्याग्रह वापस लेने का अर्थ ये नहीं था कि वो सरकार से डरे थे या फिर आगे सत्याग्रह नहीं चला पाएंगे या सत्याग्रह आगे नहीं चलेगा। मुद्दा ये था कि अब पूरा देश स्तब्ध था, और रॉलेट सत्याग्रह वैसा चला भी तो नहीं जैसा चलाया जाना था। मतलब दिशा विहीन था ये, एक प्रकार से गलत तिथि जो है लोगों के दिमाग में चली गई थी। 6 अप्रैल की बजाय 30 मार्च की तिथि चली गई और उसकी वजह से सारी
मतलब जो है चीजें गड़बड़ होती चली गई। तो गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया, लेकिन सत्याग्रह समाप्त नहीं हुआ है। इसी सत्याग्रह को वो नए रूप से, नए तरीके से शुरू करेंगे, अब नए रूप से। और इस तरीके के सत्याग्रह के खत्म हो जाने से गांधी जी की आस्था पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली गांधी जी की कोई गलती समझ में नहीं आई किसी को भी। ऐसा कुछ कदम नहीं किया गया था जिसमें गांधी जी को प्रत्यक्ष तौर से हम गलत ठहरा सकें इसमें। इसलिए उनकी आस्था, उनके विश्वास में किसी को कोई कमी नहीं, उनके नेतृत्व में किसी को कोई शंका नहीं है इस समय, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, और उनके नेतृत्व में आगे काम करने के लिए तैयार हैं। और तब आगे चल करके आप देखेंगे उन्होंने 1919 और 1920 के बीच की समस्याओं को फिर से समझा, हिंदू और मुस्लिम की दूरियों को कम करने का प्रयास किया, और एक नए आंदोलन के रूप में गांधी फिर से सामने आए। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको यहां पर समझाया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार जाते जाते मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी के बैचेस में बेहतर तैयारी पेड बैचेस से ही होती है। यूट्यूब की क्लासेस में तो आपको वन वे स्टडी मिलती है, केवल आप केवल सुन पाते हैं। उनकी और गंभीरता, उन पर प्रयास, उन पर लेखन, उन पर अदर प्रैक्टिसेस, उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग, ये सब चीजें आप कहीं कुछ नहीं कर पाते। और ये सब बहुत लोगों को लगता है कि केवल पढ़ ही लेंगे अगर हम, तो हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। केवल एक चीज नहीं है यूपीएससी की सफलता के लिए, केवल पढ़ना ही सफलता का सूत्र नहीं है। पढ़ना, आत्मसात करना, इंप्लीमेंट करना और प्रदर्शित करना, ये तमाम सारे पक्ष हैं जिसको रखने पर ही केवल आप क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और इन सब चीजों के लिए एक डेडिकेटेड बैच की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहां पर अर्जुन बैच के बारे में बताया है पहले भी, फिर बता दे रहा हूं कि अर्जुन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना समय बहुत कीमती है यार। देखो, अगर आप समय, और फिर अगर फीस की समस्या है तो यार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पे आपकी फी तो वापस हो ही रही ना। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, फुल फी रिफंड। और क्या चाहिए? अगर आप YouTube में पढ़ते हो तो किस लिए पढ़ते हो? क्योंकि फ्री में पढ़ने को मिल जाए। लेकिन इस फ्री की पढ़ाई में केवल पढ़ाई है जो मैं आपको बता दे रहा हूं वो, और मेरी जो इच्छा होगी वो मैं बताऊंगा। मैं आपके लिए बाध्य नहीं हूं YouTube में किसी भी तरीके से, लेकिन यहां पर बाध्य हूं। यहां पर पूरी चीजें कराई जाएंगी। टेस्ट नहीं हम आपको दे सकते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। कहां से टेस्ट दे सकते हैं हम आपको? बुक्स आपको नहीं दी गई हैं उन्हीं विचारों के साथ, PPTs आपको नहीं मिली हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे भी तो पता नहीं कब तक मिलेंगे, कब तक नहीं मिलेंगे। कई बार प्राइवेट हो जाते हैं यूट्यूब में। आंसर राइटिंग इस पे नहीं कराई गई है। तो तमाम सारी जो चीजें हैं ना, ये सब इसी में मिलेंगी। तो आप प्री क्वालिफाई करिए, आपको हम निःशुल्क करा देंगे ये बैच, और आपकी 1 साल की वैधता भी बढ़ा देंगे। क्योंकि कई बार लोगों के प्री निकल जाने पे मेंस कई बार अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाता। हालांकि हम मेंस के लिए भी पूरी मेहनत करते हैं आपके साथ, कई बार होता है नहीं निकल पाता है। तो अगली बार के लिए आपको पैसा दोबारा न देना पड़े, इसलिए हम आपको 1 साल की वैधता भी बढ़ा के देंगे कि इस बार प्रीलिम्स निकाल लोगे तो अगली बार भी निकाल दोगे, और अगली बार तक आपके पास में सब कुछ तैयार हो चुका होगा। तो आपको दोबारा बैच ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वो कैंडिडेट होंगे जो फ्री में यूपीएससी को पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों को सुझाव है कि जल्दी से जल्दी इस बैच से जुड़िए। 10 अगस्त से ये बैच शुरू हो जाएगा, शाम को 6 बजे शुरू होगा पॉलिटी विषय के साथ। मैं इसमें हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। विरद लाइव कोड लगाइए और लगा करके तत्काल इस बैच के साथ 27,999 में जुड़ जाइए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, जो है अर्जुन बैच का लिंक है। क्लिक करके विरद लाइव कोड लगा के देखिए कि कितने अमाउंट शो कर रहा है। ठीक है, उस अमाउंट में आपको ये जो है मिल जाएगा। 18 किताबों का आप सेट लेना चाहते हैं तो आप 18 किताबों का सेट ले सकते हैं अलग से। उसमें भी आपको विरद लाइव कोड ही इस्तेमाल करना है, और 4,999 रुपये में आपको ये बैच उपलब्ध हो जाएगा। ये बुक जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे। 18 किताबों के इन सेट को खरीदने के बाद आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अलग से कोई किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। QR कोड को स्कैन कर लीजिए, बुक आराम से परचेज कर लीजिए। जाते जाते अब आपको बता दूं कि YouTube में कुछ और भी सेशंस आपको दिए गए हैं आपकी सहायता के लिए। NCERT जो है आप बेसिक्स के तौर पर पढ़ते हैं, और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोगों को, खासतौर से हिंदी मीडियम के जो बेल्ट के लोग हैं, उनको बहुत समस्यात्मक विषय लगता है।
अतुल सर के सहज तरीके से इस इकोनॉमी को और ज्यादा सरल बनाया गया, सरलीकृत किया गया है। सीरीज में आप ज्वाइन जरूर करें। ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यानी MWF, इसमें जो है शाम को 5 बजे क्लास होती है। और जो शेष दिन बचे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, उस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में, ठीक है, ये आपका एक और सेशन चलता है सेम शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे आपको ये सेम बैच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये किसका होगा? ये राज्यवार जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। ज्योग्राफी किससे? अभिषेक कुमार सर से। इसकी भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब पर इन क्लासेस को जुड़ने के लिए शाम 5 बजे जरूर जुड़ें। तो आज जो है आपको ये क्लास मिलेगी देखने को, या मिली होगी। कल जो है आपको फिर से ये क्लास मिलेगी। लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं जो लोग P2I से जुड़ना चाहते हैं, जिनके पास में 2 से 3 साल का समय है, वो लॉन्ग टर्म बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसमें भी 18 किताबों का सेट आपको मिलेगा फ्री में। 5 अगस्त से इसके बैच शाम को 6 बजे शुरू हो चुके हैं। अभी ओरिएंटेशन हुआ होगा 2 दिन, तो अभी आपका कुछ छूटा नहीं है। आप विरत लाइव कोड का प्रयोग कर 32,999 में इसे पा सकते हैं। तो चलिए, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारे सोशल मीडिया के लिए इंस्टाग्राम में हमें virat.dube के नाम से खोजिए, या फिर आप हमें virat.dube@studiiq.com, ठीक है, इस पर जुड़ करके अपने संदेश भेज सकते हैं, या कोई भी प्रश्न तो भेज सकते हैं। ठीक है, इसका PDF आपको जो एप्लीकेशन है उससे मिल जाएगा। PDF पाने के लिए आप एप्लीकेशन में जाइए। एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर सर्च बॉक्स में PDF लिखिएगा तो आपको लेक्चर का PDF भी वहां से मिल जाएगा। आपका समय स्वस्थ हो, मस्त हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।